नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सत्यवचन एक खोज। पिछले साल तक तो हम लोग अलग तरह की खोज कर रहे थे कि दवाइयों के बारे में और बीमारियों के बारे में। लेकिन हाँ, उस वक़्त भी अगर आपको याद होगा हमने बात की थी मेरे दूसरे मुस्कान चैनल के ऊपर एक वीडियो किया था डॉक्टर के साथ, जिसके अंदर डॉक्टर ने पूरा डिटेल में समझाया था। मेरे ख़्याल से मैंने यहाँ भी शेयर किया था वो वीडियो, मुझे याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने पूरी तरह से समझाया था कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख़्याल से मुझे अम, इंस्टा पर भी लाइव जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंस्टा पर हैं, वो लोग मेरी इस चैनल के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सो मेरे ख़्याल से बेहतर रहेगा कि ऑलराइट। So Instagram, welcome, good evening, and I am live on सत्यवचन एक खोज। एक बार 10 मिनट में डॉक्टर आ जाएंगी और हम उनसे भी बात करेंगे। और डॉक्टर आएंगी तो आप उनकी बात सुन नहीं सकोगे तो मुझे हेडफोन निकालना पड़ेगा। अम, आज का टॉपिक ये है, वो मैंने जानबूझ के लिखा नहीं क्योंकि जहां आप टाइटल में लिख दो ना सुइयों के बारे में, तो वो लोग वीडियो को बैन कर देते हैं। इंस्टा पर भी बैन कर देते हैं और मेरे चैनल पे तो मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन्होंने। हालांकि मैं बहुत रेयरली इंस्टा के ऊपर कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने आई हूँ और मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरे साथ क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो शुरुआत से शुरू करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मोटी हो रही हूं, तो चलो थोड़ा वर्कआउट करते हैं। 6-8 महीने हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, 1 इंच का फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन हुआ ये कि 2 महीने पहले, 2 महीने तकरीबन पहले मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा, मेरे पैरों की उंगलियों में दर्द होने लगा। और वो दर्द कुछ इस तरह का था कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी। ऐसे ऐसे उंगलियां करती रहती थी, रात को उठ उठ के पैरों की उंगलियों को ऐसे करती थी। एलोपैथिक पेन किलर्स लेने की तो मेरी आदत है नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि डॉक्टर कोई बोलेगा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये वो उल्टा सीधा, लेकिन मेरा कैल्शियम लेवल तो सही है और ऐसी कोई बात नहीं है मेरे शरीर में। तो फिर ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद 1 महीने पहले, जिसकी वजह से मैं मई के वीडियोस जो हैं टैरो न्यूमरोलॉजी के, मैं नहीं कर पाई। एक दिन हुआ क्या कि फोन के ऊपर वाईफाई कनेक्ट करते करते मेरी नजर पड़ी कि वाईफाई में 5G क्यों लिखा हुआ आ रहा है, 5G लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो 5G एक्टिवेट किया नहीं है। तो खैर, मैं इसको आइंदा से 5 पांडव कहूंगी, नहीं तो एवं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कुछ बिजी थी काम में, बात आई गई हो गई। उसके बाद एक दिन नींद खुली और सर्दी, खांसी और शरीर में इतनी थकावट कि मुझसे बिस्तर से उठा न जाए सारा दिन। और मैं बात करूं तो ऐसी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा गला पूरा बंद हो गया, मेरी आवाज बंद हो गई और बात करने की हालत में नहीं थी मैं। आवाज नहीं निकलती थी मुंह से, इतनी कमजोरी। मेरी आदत है जब मैं कमजोरी महसूस करती हूं तो मल्टी विटामिन इंजेक्शन घर में रखती हूँ और रोज एक ले लेती हूँ 3 दिन के लिए। तो मैंने मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा लिया
1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक दिन वेट किया मैंने और मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर से बात कर लूं तो बेटर रहेगा। वो डॉक्टर ना जो इंट्रावीनस B12 का लगाता है ना, वो हमेशा एक बहुत होता है मेरे लिए। एक लगा लिया तो मैं ठीक। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में ये हुआ कि अगर आपको याद होगा 2021 में जनवरी के महीने में मैंने टेस्ट कराया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। ये वाला कुछ टेस्ट किए थे मैंने। क्यों क्यों किए थे? मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं। अब पंगा तो कर रखा था इन्होंने। आमतौर में बहुत सारे लोग नकली सर्टिफिकेट्स लेते थे, पर मैंने कहा नहीं, क्या करना है, छड्डो परे, एक बार ही तो जाना है, तो मैं करा लेती हूँ। करा लिया। वो उस दिन अगर आपको याद होगा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसमें पुलिस वाले ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया था और मेरा पुलिस वाले के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। याद है? 2021 में हुआ था। वो वीडियो मेरे पास आज भी है। यूट्यूब ने वो वीडियो बैन कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, वो अलग बात है। इंस्टाग्राम ने भी वो डिलीट कर दिया। नहीं, मेरे जिनी वाले इंस्टाग्राम के ऊपर वो वीडियो आज भी शायद है। 2 वीडियोस बनाए मैंने। जब उसने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया, क्योंकि मैं नानावटी हॉस्पिटल गई थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें ये पहनना पड़ेगा वरना तुम यहां नहीं आ सकती हो। मैंने कहा मैं तो नहीं पहनूंगी। तो इस बात पर वो मुझे अरेस्ट करने आए थे और अरेस्ट तो कर नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ? हेलो डॉक्टर, मैं इनको थोड़ा फ्लैशबैक बता रही थी। चलो चलो। तो उसके बाद क्या हुआ कि खैर फाइनली मैं सबर्बन में गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे हाथ में दे दो, मैं खुद कर लेती हूँ। उसने मना कर दिया, जिद की, और पता नहीं कौन सी खुंदक में बैठी थी वो लड़की, उसने घुसा दिया। अब मुझे ये तब भी पता था और अब तो डेफिनेटली पता चल गया कि उस ईयरबड के आगे ये लोग जो दवाइयां यहां लगाते थे वो वहां भी लगी हुई थी। और मैंने तो वो लिया नहीं, मैंने तो वो दवाइयां ली नहीं जो लोगों ने जा जाके लगाई कि हाँ गवर्नमेंट ने बोला है तो सही बोला होगा, तो लेना है भाई। तो मैंने तो ली नहीं, पर वो इसके जरिए उन लोगों ने शायद मुझे दे दी। कट टू कम बैक, सॉरी, अगले दिन दोपहर को मेरी शाम की ट्रेन थी 5 बजे की। दोपहर को 3 बजे जब मैं सोकर उठी, मैं सो गई थी यहीं पर, और जब मैं सो के उठी तो मेरी तबीयत इतनी खराब थी, बुखार नहीं था, लेकिन मुझसे, मैं अभी इस वक्त अपने बेडरूम में बैठी हूँ और मुझसे इस बेडरूम से अपने हॉल तक चल कर नहीं जा सकती थी। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं कांप रही थी, मेरे से बात नहीं हो रही थी। मैंने फोन अपना वहां चार्ज पे लगाया था। मैं यहां से वहां रेंग के जमीन पर गई, जमीन पे रेंग कर मैं गई। मैं घर में अकेली थी। मैंने अपने फैमिली ग्रुप पे वीडियो डाला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे बात भी नहीं हो रही, कैन समबडी कम एंड हेल्प मी आउट। ऐसे समय पर और उन उस एक हफ्ते में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप्स मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह डाले कि मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने सिर्फ आराम किया। 7 दिन 6 दिन मैंने सिर्फ नारियल पानी और जूस पे बिताया, और शाम को एक वक्त मैं दाल चावल खाती थी। आई वॉज फास्टिंग टोटली। वो भी फर्स्ट डे तो कोई था ही नहीं मेरे पास। नेक्स्ट डे पूना से मेरे एक दोस्त आए और मेरी सिस्टर आई और उन लोगों ने मेरा ध्यान रखा। शी वॉज आउट ऑफ टाउन। कट टू कम बैक टू 1 महीना पहले।
अब 1 महीना पहले ये हुआ कि खांसी हो गई। खांसी की वजह से अब मौसम बदलता है, इन लोगों ने इतना क्लाइमेट चेंज कर रखा है, तो कभी गर्मी कभी बारिश। नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि सुबह सुबह उठ के वर्कआउट कर रही हूँ, नहीं 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 मुझे वर्कआउट करना है, नींद पूरी नहीं हो रही है। मैंने सोचा ठीक है वीकनेस हो गई होगी, आई टुक इट लिटिल लाइटली। उस दौरान जब मैंने दवाई शुरू की, मैंने डॉक्टर सूजन की ही दवाई की, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने विटामिन के इंजेक्शंस लिए, कुछ नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने जाना था बिनसर, मेडिटेशन एक्सपेडिशन पे जाना था। 6 महीने से वो प्लान हो रहा था, 27 लोग हमारे साथ जा रहे थे, तो मैं कैंसिल तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने 2 ग्लूकोज चढ़ाए, उसके अंदर डॉक्टर ने विटामिन इंजेक्शंस डाले, आई थिंक आयरन पता नहीं जो डॉक्टर ने डाला उन्होंने डाला, और जिद करके उन्होंने कि नहीं तेरी तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने ही इज अ फैमिली फ्रेंड, उन्होंने एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन डाला, जिससे मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे फर्क तो पड़ा, लेकिन वो कहते ना ताकत नहीं आ रही थी। मैंने कहा अगले दिन, अच्छा जब मैं 2021 में बीमार पड़ी, तो मेरा बेटा आने वाला था 2 दिन बाद, तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक ड्रिप चढ़ाया, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, कुछ एक नाम होता है, कुछ तो होता है, और एक इंट्रावीनस B12 दिया, एंड नेक्स्ट डे आई वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मैं इस बार फिर गई, मैंने कहा भाई मुझे तो बिनसर जाना है, तो ड्रिप चढ़ा दो, B12 दे दो। उन्होंने दे दिया, कुछ पता नहीं विटकोफोल या उसके अंदर फॉलिक एसिड B12 सब कुछ मिक्सचर टाइप था, उन्होंने वो दे दिया, एंड ही इज लाइक यू शुड बी फाइन विद दिस। ये तो दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा सुबह मुझे ठीक लगा, और शाम तक मैं फिर ऐसे जैसे कि अभी मर जाऊंगी। मेरी इतनी बुरी हालत कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। आई सेड कुछ गड़बड़ है। तब मुझे अचानक याद आया कि 2021 में, अरे यार 2021 में, आई एम सो सॉरी, ये कॉल आ जाते हैं ना लोगों के बीच में अचानक से, पता नहीं क्यों। तो मुझे याद आया कि 2021 में जब मैं बीमार पड़ी थी, तब मैंने रेडिएशन मेजर करने वाला जो है ना, वो लेके मैंने जब चेक किया था, उसी दिन चेक किया था जिस दिन मैं बीमार पड़ी, और वो बहुत हाई था। और तब मुझे पता चला कि इन लोगों ने 5 पांडव को बुला लिया है। अब तब मैंने वाईफाई बंद कर दिया, बिल्डिंग वालों से बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं माने, नहीं नहीं हमको तो चाहिए 5 पांडव, वो तो नया है, हम उसके बिना कैसे चलेगा, पूरी दुनिया लगा रही है, उसमें क्या बुरा है। अभी क्या बोलूं, जिनकी आंखों पे पट्टी, आंखों पे नहीं, जिनके दिमाग पे पट्टी बंधी है, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। खैर मैंने अपने घर से लड़ झगड़ के केबल वाले से वो 5 पांडव को बंद करवाया। उसके बाद इस बार जब मैं बीमार पड़ी, अच्छा मैं भूल गई थी इस बारे में, और जब डॉक्टर के पास से जाकर आई और फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही, मुझ में ताकत नहीं थी। मेन थिंग ये थी कि मुझ में ताकत नहीं थी, गला खराब चलता रहता है, ताकत क्यों नहीं है शरीर में, मैं उठ के कोई काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तब मेरे को याद आया कि ये तब होता है जब वाईफाई के अंदर 5 पांडव चल रहा है। और 2-3 दिन पहले जब मैंने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करना चाहा, तो शायद मेरी नजर पड़ी थी उसके ऊपर कि 5 पांडव एक्टिव है, पर मैंने तो बंद करवा दिया था। तब मैंने दोबारा चेक किया, मैंने मीटर निकाला, उसमें सेल डाला और चेक किया, एंड इट वाज सो हाई, बिप 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 बिप, रेड 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 ब्लिंक करे जा रहा है। आई सेड व्हाट द हेल, ये कब हुआ, कैसे हुआ। तुरंत मैंने फोन किया वाईफाई वाले को, मैंने बोला आपने शुरू कैसे किया, मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में 5 पांडव कैसे आए।
उन्होंने कहा नहीं मैडम हमने नहीं किया, आपके पड़ोसी से आया होगा, बाजू वाली बिल्डिंग में टावर्स लगे हैं, ऐसा है वैसा है। आई सेड नहीं, मेरे वाईफाई राउटर में वो कैसे आ सकता है जब तक आपकी तरफ से शुरू नहीं हुआ, इसको अभी के अभी बंद करो। तो मैंने वाईफाई बंद कर दिया 3-4 दिन के लिए। वाईफाई तो बंद कर दिया, अब बिल्डिंग वालों से कौन लड़े, सोसाइटी के बेवकूफ सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने सोसाइटी ग्रुप में उनको वीडियोस और आर्टिकल्स भेजे 5 पांडव के बारे में कि ये नुकसान देता है, ये इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपने दवाइयां डाली हैं उसके पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सडन हार्ट अटैक हो सकता है। आप सब ने लिया है, मेरी बिल्डिंग में एक मैं और एक 5th फ्लोर पे एक कपल है बुजुर्ग, उनके अलावा पूरी बिल्डिंग में यहाँ तक के टीनेजर्स ने भी लिया हुआ है। उनको तो लगता है कि ना 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 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ये हो कैसे सकता है कि इसके बिना हम कैसे जी लेंगे, अरे कितने लोग मर गए आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ये तो बात की बात है, फिलहाल ये वाला हटाओ, बिकॉज इसे लगा के मैं बीमार पड़ रही हूँ और आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई बात नहीं, पर मैं बीमार पड़ रही हूँ एंड आई डू नॉट अग्री विथ इट, आई डोंट वांट दिस रेडिएशन कमिंग इन माय हाउस। पूरा दिन लड़ते रहे और हैरानगी की बात है कि जिसको मैं बहुत समझदार समझती थी, पढ़ा लिखा समझती थी, जो बिल्डिंग में रहती भी नहीं है, लंदन में रहती है, वो मुझसे ग्रुप पे बहस करने लगी और उसने कहा कि हाउ वी विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस एंड ऑल दैट। किसकी बेटी? उनकी बेटी जिन्होंने खुद दवाई नहीं ली। चलो ठीक है, अब बेवकूफों से बात करना मतलब दीवार से माथा फोड़ना, बट प्रॉब्लम ये थी कि बीमार तो मैं पड़ गई। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर सूजन से बात की और इन्होंने मुझे प्रोटोकॉल पे स्टार्ट किया जो मैं हर जगह साथ लेती हूँ। इनसे बात करने से पहले मैं 8 दिन से वो दवाई इनकी शुरू कर चुकी थी, इनसे बात करने से पहले शुरू कर चुकी थी। मुझे जब भी कुछ होता है मैं वो दवाई लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं साथ में लेकर गई थी, मैं अपने साथ विंसर लेकर गई थी पूरी एक बॉटल, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेकर गई थी ड्रॉपर बॉटल में डाल के। वहां जाके अचानक मुझे यहाँ पर ऐसा दर्द हुआ कि मेरी जान निकल गई। देखा दर्द क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो कोई गांठ जैसी लगी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे दूसरी दवाई दी, वही इन्हीं की अकेला। उन्होंने बोला इसको ग्लास में डाल के पियो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पीना शुरू किया। अब पीना तो शुरू कर दिया, पर मैं वहां 8 दिन हूं और दवाई लिमिटेड है, और वो दर्द पहले तो 2 दिन बढ़ा, उसके बाद जब मैंने दवाई शुरू की तो वो घटना शुरू किया। और डॉक्टर ने मुझे अदरक भी खाने के लिए बोला था, तो वो भी मैंने किया। उसके बाद अदरक भी वहां खत्म हो गया, पर मेरे पास मेरी दवाई थी, मैं ले गई थी काफी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि कुछ और दवाई करनी है, यूनानी मेडिसिन। अब मुझे आज तक नहीं पता है। अच्छा हाँ, मैंने डॉक्टर सूजन को कांटेक्ट ही क्यों किया ये तो मैं बताना ही भूल गई, जो मजे की बात है। मैंने डॉक्टर सूजन को कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बोला मुझे ब्लड टेस्ट करो। वो कहता है पागल हो गई है क्या, जरा सी सर्दी खांसी क्या ब्लड टेस्ट करना है। मैंने कहा करो, अभी के अभी करो, लिवर फंक्शन करो, हिमेटोलॉजी करो, मुझे चाहिए रिपोर्ट। तो तू पागल हो गई है, कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं करो। अच्छा डी डाइमर भी करना है। मैं नहीं कर रहा डी डाइमर, क्या जरूरत पड़ी है डी डाइमर की, ये है वो है। मैंने कहा आप करो। अच्छा, उन्होंने मेरा ब्लड तो ले लिया। हुआ ये कि जब मैं वापस आई तो अगले दिन पता चला कि डी डाइमर के लिए ब्लड कम पड़ गया और डी डाइमर नहीं हुआ। मैंने कहा यही तो मेन था। ठीक है, अगले दिन मेरी हीमेटोलॉजी की रिपोर्ट आ गई, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन मेरी रिपोर्ट में मेरा आरबीसी 11.8 था
लेकिन उसके अंदर नीचे जो कुछ एक होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, वो लो था जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। एंड आई अंडरस्टूड कि मेरा आरबीसी लीक हो रहा है और मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये मेरी समझ में आ गया। फिर मैंने डॉक्टर सुजन को फोन किया और इन्होंने मुझे बताया, वो क्या बताया ये तो आप खुद बताएंगी। तो मैं दवाई अपने साथ लेकर गई थी, यहाँ पर गांठ का दर्द हुआ, दवाई से कम हो गया, फिर यहाँ पे शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि मैं दवाई ले रही थी, एक दिन में इट वाज गॉन। खांसी ठीक नहीं हो रही थी। अब खांसी ठीक नहीं हो रही, मैं बॉम्बे पहुंच गई, 10 दिन हो गए, हालांकि मैंने ऋषिकेश जाना था, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं वापस आओ, दवाई करनी है। आ गई अपना हॉलिडे कैंसिल करके 1 महीने के कपड़े लेकर गई थी, लेकिन आना पड़ा वापस। खैर, जब वापस आई और खांसी ठीक नहीं हो रही थी, तब डॉक्टर ने बताया नो इट इज नॉट। तब डॉक्टर ने बताया कि शायद, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट यू सेड इज मे बी देयर आर सम ब्लड क्लॉट्स दैट हैव गॉन इनटू माय लंग्स, बिकॉज ऑफ विच खांसी नहीं जा रही, क्योंकि मेरा गला तो ठीक था, सर्दी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो इट वाज अपेरेंटली दैट इज व्हाट शी सेड। नाउ मैंने अपने बारे में इसलिए बताया कि मैंने ये नहीं लिया, मैंने सिर्फ टेस्ट कराया था और मेरे साथ ये हालत है। जिन लोगों ने लिया है या जिन लोगों ने नहीं भी लिया है, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। मैं खुद 1-2 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो आज बीमार हैं। और बाकी डिटेल बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, एंड आई विल leave Dr. Susan to talk about it in detail now, because that is more important. जी डॉक्टर। Yeah. Okay, that's hi Ginny. It was Nikna, I was listening to you वेलकम। very interestingly your story, because when I saw your blood test report, I said, how come it is looking like as though you got vaccinated? Are you Don't use vaccinated? that word. So she said, no way, no way. I said, then why it is looking like that? Then I wanted you to do D dimer, and your D dimer came high. वेरी हाई। डी डायमर मैंने Yeah. अगले दिन जाके डॉक्टर के पास कराया। जब डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं हो पाया, तो मैं अगले दिन वापस गई 2 दिन बाद डॉक्टर के पास और मैंने कराया, जिसकी रिपोर्ट तब आई जब मैं बिनसर में थी। और ये जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तब समझ में आया कि डी डायमर वाज 500 के अंदर होना चाहिए, मेरा 1400 था। यस यस, तो वो बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा था कि कारण क्या हो गया। और मेरे लिए ये सेकंड केस था मेरे 500-600 केसेस में, जो लेकिन जो लगाए हुए लोगों का मैं हमेशा ब्लड टेस्ट करके देखती हूँ, तो उसमें ये सेकंड केस था जिसमें जिन्होंने ये लिया भी नहीं था, लेकिन उनका ब्लड का जो पैटर्न है वो दिख रहा है बिल्कुल जिन्हें ले लिया हो टीका। तो मुझे तो बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, खासकर गिनी के लिए। गिनी जो इतने लोगों को मदद करती है, सब मतलब आगे होके कई बार मुझे बुलाया, इसी बारे में बात करी, और फिर उन्हीं के शरीर में ये हुआ। तो मैंने कहा कि लाइक नो, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड। एवरीथिंग, एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो मैंने कहा कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें बात करना चाहिए, क्योंकि आपने जो 5 पांडवों के बारे में बात कर रहे हो, और ये जो टीके लगाने के बारे में है, और जो टीका नहीं भी लिया उनका लाइफ रिस्क में आ रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को बचा के रख सकें, और सुरक्षित कैसे रखना है इन सब चीज़ों में, इसके बारे में बात कर सकें। तो मेरे लिए मैंने देखा कि इनके जो ब्लड में आरबीसी में इंजरी दिख रही थी, क्योंकि आरबीसी लीक होने से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, एंड मीन कॉर्पसेल्स कॉन्सेंट्रेशन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो सारी चीज़ें कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि
जो ग्राफेन ऑक्साइड होता है इसके अंदर में, वो एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्पाइक प्रोटीन भी इस पे स्पाइक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जिनका डी डाइमर हाई होता है उनके लिए कैसा होता है, ये जाके उनके ब्लड वेसल्स के इंटर मतलब इनर लाइनिंग को हर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से कहते हैं एक तो डी डाइमर ज्यादा होता है, और सेम ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर आपके आरबीसीज को भी हर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा था, लिवर फंक्शन तो ठीक ही था, लेकिन जो मेन इंजरी ये 2 जगह पे दिखाई दे रही थी। और ये मेरे लिए थोड़ा-सा एक आश्चर्य का काम हो गया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ उस तरफ कॉन्संट्रेट कर रही थी कि जिन्होंने टीका ले लिया है उन लोग के ऊपर ध्यान दें कि जिन-जिन ने टेस्ट किया वो सब के सब अपनी जान बचा लिए। पर नहीं आपने तो बताया कि आपके पास और भी कुछ केस ऐसे आए थे या जिन्होंने नहीं लिया और उसके बावजूद उनको वो सिम्टम्स थे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक व्यक्ति आया ऐसा, जवान है, और अचानक से वो उसके बाद बेहोश एक होके और आई है, मैंने भेजी थी एक और। एक और भेजा आपने? अच्छा, मैंने देखा नहीं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल आपको मिला के 2 व्यक्ति हैं हाँ, जिन्होंने वो लिया नहीं है ये। दूसरी को मैंने भेजा था। नहीं, नहीं, वो एक लड़का है, पहले अच्छा, आपके पहले आपके अच्छा, अच्छा, पहले। वो तो मेरे अच्छा। लिए फर्स्ट केस था वो, तो उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। और एक्चुअली क्या कहते हैं, उनके परिवार में इतना दबाव था कि इसी दवा के ऊपर वो टिक नहीं रह पा रहे थे, आखिर में उनको जाके ऑपरेशन करना पड़ा। और फिर यहाँ पर उसका फंस गया था क्लॉट, तो इसको उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला, फिर उसके पैर में फंस गया क्लॉट, तो उधर से ऑपरेशन करके निकाला। तो मैंने आपको जो फोटो भेजी थी क्लॉट की, कुछ वैसा क्लॉट था? आपने फोटो भेजा था क्लॉट का? मैंने अभी अभी प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मैंने किसी की क्लॉट की एक फोटो भेजी है आपको। उसने तो लिया हुआ है। मैं दिखाऊं आपको? हाँ, मैं देख लेती हूँ इसमें। आपने आपने जो फोटो भेजा वो एक वुंड का है, और अच्छा, वुंड ये नहीं वाला है, वो भेजा। ब्लड क्लॉट है। वो ब्लड क्लॉट नहीं, मतलब वो एक अब वो क्लॉट है या फोड़ा फुंसी है, फोड़ा क्या है फुंसी पता जैसे नहीं, पर वो क्लॉट बढ़ते 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 फट गया है वो। अच्छा। ये तो अभी फिलहाल एक कहते हैं स्किन इन्फेक्शन जैसे दिख रहा है मुझे। नहीं, वो स्किन इन्फेक्शन नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर दर्द हुआ था ना, गांठ हाँ, बन गई थी, हाँ, वैसे ही गांठ थी हाँ। वो। और वो गांठ बनते बनते ओके, फिर उसका मुंह बन गया और वो उसका ऑपरेशन करना पड़ा एक का। ओके, ऐसा और उसके बताइए। बाद अब ओके। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अच्छा, तो ये वो इनका भी हो सकता है ब्लड क्लॉट हो, और वो जाके उनके इसके मतलब बारीक कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट फंस रहे होंगे, बारीक कैपिलरीज में। इस कारण से वैसा आ रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट अलग अलग तरीके से आता है। जिसका हार्ट पे फंसता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिनका ब्रेन में फंसता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जिनका डीप वेन में जाता है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिनके पतले पतले वेन्स में आके बैठते हैं तो किसी किसी का मैंने देखा पूरा लाल लाल चित्ता हो जाता है, ऐसा चित्ता हो जाता है। अच्छा। और अभी इनका केस दिख रहा है उसमें, तो उसमें ओपन वुंड जैसा दिख रहा है। तो ये सारी नहीं, वो चीजें ब्लड सर्जरी की क्लॉट। थी शायद। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जब तक वो ग्राफेन ऑक्साइड और स्पाइक प्रोटीन आपके शरीर में रहता है, ये जगह जगह पर वो काम होता रहता है। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है ना? उसके तो अलावा डॉक्टर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप बता रहे थे कि मेरे से पहले जो केस आपके पास आया था, हाँ, तो 2 केस जो आपके पास आए थे, तो एस प्रोटीन शेडिंग की वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल। जिन्होंने जो लिया हुआ है उनकी एस प्रोटीन शेडिंग की वजह से, जिन्होंने नहीं लिया वो लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसीलिए इसको कह रही हूँ, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थी मैं लास्ट ईयर, और उसमें डॉक्टर रायन कोल से प्रश्न पूछा गया कि वैक्स शेडिंग होती है क्या? तो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया उनके लैब में ब्लड को कि कैसा होता है। तो तब समझ में आया कि कुछ लोगों की बॉडीज बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो कि एस प्रोटीन को लाइक नो से उसका प्रभाव आता है, उनके शरीर में आ जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज को अभी मैं जब देख रही हूँ ऐसे केसेस को, मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास केस नहीं आ जाते, मैं उनके ब्लड को नहीं देख लेती हूँ उसका टेस्ट, तो मुझे तकलीफ होती है। अभी मैं देख रही हूँ। अब आपका एक और जो केस आया वो थर्ड केस हो जाएगा, यदि बिना टीका लिए हुए लोगों को ये आ रहा है।
पर ये बड़ी आश्चर्य की बात थी शुरुआत में, लेकिन बाद में मैं जब उस जो वैक्स शेडिंग ग्रुप्स के साथ में मैंने इंटरेक्शन करके देखा तो बिल्कुल उनके पास तो कई टेस्टिमनीज ऐसे हैं जो इस तरह से सफर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज है कि हमें अपने शरीर को टाइम टाइम पे डिटॉक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में अब जी रहे हैं, ना केवल एक हमारे क्या कहते हैं भूमि गगन वायु अग्नि नीर की प्रदूषण है, परंतु हमारे यहाँ इंड्यूस्ड प्रदूषण है जो हमने अपने आप से बना के लिया है, टेक्नोलॉजी के नाम से बना के लिया हुआ प्रदूषण है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो कंटिन्यूअसली रिसीव करता रहता है इतने सारे पोल्यूटेंट्स या जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और वो टॉक्सिन्स का निकलना जरूरी होता है। वो नहीं निकलेगा तो आपके कोशिकाओं में ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। आप ब्रीथ तो कर रहे हैं लेकिन आपका कोशिका उसको यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर आपको थकान महसूस होगी और आपको बीमारी, ऐसा लगेगा कि मैं कहीं बीमार हो गई हूँ। बीमारी क्या है? बीमारी ऑक्सीजन की कमी है। जहां आपकी कोशिकाएं ऑक्सीजन को सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाती है, उसी को कहते हैं बीमारी। एक सवाल है डॉक्टर, जब बॉडी में ऑक्सीजन की, एक्चुअली 2 सवाल हैं। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इज दैट द मेन रीजन दैट लीड्स टू कैंसर? नंबर 2, एवरीथिंग। दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये दवाई ली हुई है, बहुत सारे लोगों में मैंने सुना है कि बोन मैरो कैंसर आ रहा है, और आज ही मैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे पढ़ रही थी कि कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हिंदुस्तान में, और खास करके बोन मैरो कैंसर। तो बोन मैरो कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? ये जो ब्लड क्लॉटिंग या फोड़ा फुंसी आना, या ये उस तरफ तो इशारा नहीं करता है ना? मैं तो क्या करती हूँ, सीधे ब्लड टेस्ट इसीलिए करके देखती हूँ कि जिससे मुझे बोन मैरो की एक्टिविटी का पता चलता है और उससे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि किस किस केसेस में कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसी का कारण है कि कंप्लीट हीमेटोलॉजी करती हूँ, उस पर देखती हूँ कि बोन मैरो कैसे काम कर रहा है। कभी वो बहुत ज्यादा कोशिका बनाता है, कभी कोशिका बना नहीं पाता है, ये दोनों में से एक होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि बोन मैरो में लॉन्च होते हैं आपके स्पाइक प्रोटीन या फिर ग्राफेन ऑक्साइड, उसको हर्ट किया होता है तो वो बोन मैरो गड़बड़ करना शुरू करता है। तो उसी से पता चलता है कि इनको कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि उनके बोन मैरो में ही सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब के सब वहां से बन के निकलते हैं। तो क्या तो वो मेरे उसका जोड़ों का फंक्शन दर्द और उंगलियों का दर्द उस वजह से था? नहीं, आपके में जो है वो डी डाइमर, हाँ डी डाइमर जो है वो हाई था, तो मैं उसका भी सस्पिशन करूंगी कि जो क्लॉट बारीक बारीक क्लॉट है वो जाके फंस जाते होंगे, तो इस कारण से आपको ये दर्द, जोड़ों का दर्द महसूस हो रहा था, हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। नेटवर्क चला गया डॉक्टर, आपका नेटवर्क चला गया था, तो वी लॉस्ट यू व्हाट यू सेड। ओके ओके ओके, मेरे हाथ दिखाई नहीं दे रहा था वैसा। एनीवे, तो मैं कहती हूँ कि आपके इसमें जो बारीक, हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है। हाँ ओके, तो मैं कह रही थी कि जो बारीक ब्लड क्लॉट है जो आपके शरीर में, कट कट के वो बारीक, थोड़ी सी आवाज फिर से कट कट के आ रही। ओहो, दरवाजा खोल, नेटवर्क आ जाए। सॉरी 1 सेकेंड। हाँ मेरा नेटवर्क तो नेटवर्क चेक कर लेते, हो सकता है मेरा भी हो, क्या पता, तो इसलिए मैंने नेटवर्क, हाँ सॉरी डॉक्टर, आर यू देयर? हाँ या बिल्कुल, मैं आपको देख सकती हूँ, मेरा वीडियो मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है। ओके हाँ, दोबारा बताइए सर, आप क्या बता रहे थे? बिल्कुल, मैं बता रही थी कि जो आपके शरीर में आपने जो प्रश्न पूछा, आपको जो उंगलियों में दर्द हो रही थी, जोड़ों में दर्द हो रही थी, वो किस वजह से है? आपके केस में चूंकि डी डाइमर ज्यादा था और वो जो बारीक कैपिलरीज जो होती है, बारीक बारीक नलियां जो होती है, उसमें जाके जब फंस जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे आपको दर्द होता है। जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी वहां पर आपको थकान होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा सप्लाई कम होगी तो दर्द होगा ही, ठीक है ना? इसी कारण से जब आपने कहा कि मुझे बहुत खांसी आ रही है और एकदम से, तब मैं समझ गई कि जरूर बारीक कैपिलरीज, लंग्स के बारीक कैपिलरीज में वो फंस रहे होंगे। तो
आएगी उस हाँ, तरह की आपने खांसी, इरिटेशन होगा। जब मेरे बॉम्बे आने के बाद, क्योंकि वहां पर आपने मुझे इकोस्प्रिन लेने को बोला, पर वहां पर इकोस्प्रिन अवेलेबल नहीं थी, हम लोग गांव में थे, तो मुमकिन ही नहीं हो पाया। लेकिन बॉम्बे आते साथ अगले दिन मैंने इकोस्प्रिन मंगाई, 2 दिन इकोस्प्रिन खाई है मैंने और मेरी खांसी चली गई। बिल्कुल। तो मैं तो समझ मैंने गई कि वो, हाँ, ये हाँ, उसी वजह से था। बिल्कुल मैं इमरजेंसी के टाइम में ही देती हूँ वो, अदरवाइज वो टेम्परेरी मेजर है। अदरवाइज हमारा जो अपना अकेला जो है वो बिल्कुल क्लॉट्स को हटाने में पूरी तरह से मदद करता है, ठीक है ना। अदरवाइज जो नेचुरल इसमें है, जिंजर से भी होता है, पर जिंजर को जोर से काट के जब आपके आंखों में आंसू आता है तब उसमें का नाइट्रिक एसिड जाके आपके क्लॉट्स को हटाता है। तो आपके इसमें थोड़ा इमरजेंसी था और आपको अवेलेबल था वहां पर, इसलिए मैंने वो कह दिया था ताकि इमरजेंसी में आपको काम आए। तो आई एम हैप्पी कि 2 दिन में आपको काफी फर्क पड़ने लग गया, और आशा करती हूँ कि पूरे क्लॉट आप कुछ दिन तक बिल्कुल लेते रहिए दवाई, और आप चारों तरफ मैंने से घिरे इकोस्प्रिन हुए और हैं। नहीं ली है, नहीं इकोस्प्रिन मत तो लेना, बंद कर दी। नहीं जरूरत नहीं है आपको इकोस्प्रिन की। हाँ, वो मैंने बंद कर दी, पर ये मेरा चालू है। ये चालू रखो, ये चालू हाँ, रखो। आपको इसमें हाँ। स्वाद में अजीब सा लगता है तो उसमें थोड़ा सा एप्पल जूस या कुछ भी डाल के उसको पी सकते हैं, ये ठीक है, थोड़े आपके लिए से कोई पानी में प्रॉब्लम डालती हूँ और गटक लेती हूँ। दिस वॉज माई 40 ड्रॉप्स। सुबह ऐसा ही एक गिलास बनाया, 40 ड्रॉप्स डाला, गटक ली। अभी ये वापस 40 ड्रॉप्स डाला, गटक ली। बस हो गया, ज्यादा नहीं किया जाता। मतलब बहुत ठीक ही है। अजीब सा एसिडिक टेस्ट है उसका, बट आई ठीक है, नो अभी ये, है तो है। हाँ ना, और वुड का पहले मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि आपसे बात करने के बाद बहुत सारी चीजें, जब पता है क्या होता है, एक इंसान अनजान है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है हाँ ठीक हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहता हाँ, है। लेकिन आपसे बात करके और लोगों से बात करके इतना कुछ पता चला है कि वो दिमाग में होता है, ये हुआ तो उसका मतलब ये हुआ तो उसका मतलब ये। तो मैंने कहा हिला, मेरे लंग्स में क्लॉट चला गया, मेरे हार्ट में चला जाता तो हार्ट अटैक आ जाता, एक और सडन डेथ का डेटा। मैंने बोला नहीं, अगर भगवान ने मारना होता तो मुझे कब का मार चुका होता। फिर मेरे को ध्यान में आया जब मैं वापस आई और आपसे बात की कि इसके ऊपर एक शो करना है, कि शायद भगवान ने, क्रिएटर ने मे बी मुझे ये प्रॉब्लम इसलिए दी ताकि मैं लोगों को वार्न कर सकूं कि उनके साथ बिल्कुल, भी हो सकता है, और कौन बिल्कुल, से सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना है। मेन ये शो मैंने इसलिए किया है कि आपको सिम्टम्स का ध्यान रखना है। थकावट, या 5 पांडव को चेक करते रहो, वो मीटर घर में रखो, हो सके तो वाईफाई यूज मत करो। मेरा तो अभी कोई चॉइस नहीं है, बच्चे हैं घर में तो आई कांट हेल्प इट। उसके अलावा खांसी, इस तरह की बहुत सारी चीजें इमीडिएटली, जब कोई 2-4 दिन में चीज ठीक नहीं होती, इमीडिएटली गेट अ ब्लड टेस्ट डन। कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं? डी डाइमर, लिवर फंक्शन और हीमेटोलॉजी। एम आई राइट डॉक्टर? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके, सही। यू फ्रोजन अगेन। नहीं मेरे बिल्कुल, मुंह बिल्कुल सही जुबानी है हो आप। गया है, हर एक बिल्कुल को तो सही। बोलती रहती हूँ दिन रात। तो नहीं, अब मैंने देखा है कि जिन लोगों ने भी, जितने लोगों ने अपने आप को टाइम पे टेस्ट करवा लिया है, वो ऐसे लोग हैं, लकी लोग, जो अपने आप को बचा लिए। नहीं तो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो खतरे में पड़ गए। उतना खतरे में पड़ने के बाद जब आते हैं तो आप उनको ज्यादा नहीं हेल्प कर पाते। उनका पूरा हार्ट का मसल ढीला हो जाता है। आपका जब मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा तो फिर आपको मैकेनिकल हेल्प के लिए फिर मशीन लगा ला के हेल्प करना पड़ता है। पर उसके पहले ही आपको पता चल गया, जैसे आपको पता चला कि डिडाइमर है, या आपके दिमाग पे कैसे आए कि नहीं मेरा करो, जबकि डॉक्टर बोल रहा था कि मत करो, क्यों कर रही हो, है ना। नहीं, ये करने भी के बाद कितनी, में डॉक्टर ने बोला तो क्या हो गया, 1400 है तो हाँ, ये तो छोटा मोटा चलता रहता है। आई देख, सेड फक, और चलता रहता है। मेरा कभी नहीं हुआ है और मुझे इसका इलाज करना है, मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। क्या क्या तू करेगी? क्या दवाई करनी है? कुछ भी नहीं हुआ है तुझे, क्या में फालतू टेंशन ले रही है? ऐसे रहने दो, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मुझे जीना बिल्कुल। है बाबा, बहुत काम करना है अभी। नहीं, मेरे दुख की ये बात है मुझे कि हमारे प्रोफेशनल्स लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। कहीं से जाके, लेकिन कहीं थी किसी ने कोई शंका बता दिया तो कम से कम खोज तो करो क्या है, ठीक है ना।
और जितने लोगों की अभी अचानक से जो मौत हुई है, उन लोगों का कम से कम पोस्टमार्टम करके उनका ब्लड का टाइप तो देखो, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सा लगता है, इसमें से जो ब्लड निकलता है वो नॉर्मल ब्लड के जैसे नहीं है कि एक ही जगह ब्लॉक है, मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं उनके शरीर में। तो ये और सब इतने चीजों को लंबे। करते ही, हाँ, तो ये जो चीज है ये मुझे बहुत दुखी करता है कि हमारे प्रोफेशनल्स लोग अपने पेशेंट के लिए ये प्रश्न नहीं पूछते और कोई खोज, सत्य की खोज ही नहीं करते। प्रॉब्लम सिर्फ क्या लो, है ना डॉक्टर के, वो लोग मानते ही नहीं है कि जो दवाई 2 सालों में लोगों को दी गई है उससे कोई नुकसान होता है। प्रॉब्लम और वो है। खुद बिल्कुल सही मानते भी नहीं और खुद भी नुकसान में आते हैं। डॉक्टर्स लोग अभी गिर रहे हैं सडन डेथ में, कुछ बहुत हमारे सारे नर्सेस को हमने देख लिया सडन डेथ में गिर गए। तो अब शुरू हो गया है, अब उसके बावजूद भी यदि प्रश्न ना पूछे तो फिर ये अरे, आयरनी। मैंने आपको भेजा ना वॉइस नोट, माय ट्रेनर केम बैक यस्टरडे मॉर्निंग हाँ, एंड यस्टरडे या टुडे मॉर्निंग, और उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा कि मैं आज बॉम्बे वापस आया और मैं अपने दोस्त से मिलने गया और मेरे 2 दोस्त सडन 25 years ओल्ड सडन डेथ की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो देखो मैंने बोला मैं आपको 6 महीने से समझा रही हूँ कि आपने भी दवाई खाई है, डिटॉक्स कर लो, आपको समझ में नहीं आ रही है बात, मैं क्या बोलूँ अब। क्या बोले, ठीक है, सोचो। मर्जी है। मे- मेरे पास अभी हाल में बिहार से एक जवान व्यक्ति आया, मुश्किल से उसकी उम्र होगी 25-27 साल की होगी, और उन्होंने बोला कि नहीं हमने आपका वीडियो देखा और इसीलिए मैंने सोचा कि चूंकि मैंने ले लिया है दो, बाई मिस्टेक अब जो हो गया सो हो गया है, तो आप लोग का वीडियो देखने के बाद मैं मुझे लगा कि कहीं आपसे बात करना चाहिए, तो मैं बोली ठीक है ब्लड टेस्ट करके आओ। मतलब इतना जवान, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है, मस्त हट्टा कट्टा है। और मैंने बोला कि आपको टीका लेने के बाद बुखार आया था, बोलता हाँ हल्का सा तो आया था। मैं बोली चल ठीक है आप ब्लड टेस्ट करो। मालूम है उसका वही डी डाइमर इतना ऊंचा आया, और खुद परेशान हो गया, बोलता मैम मेरे को हो गया, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था, मैं तो यूं ही आया था आपके पास में कि मैं पूछ लूं कि कर लूं क्या बोल के। तो मतलब वो तो बच गया। मैं बोली अच्छा गया तो टपकते हुए बच गया, नहीं तो अगले 2 हफ्ते में तू ही टपक गया होता। इसको मैं टीका टपक कहती हूँ, तो वीसा। ये आपने, मैं एक तो मैंने आपकी दवाई शुरू की, एक आपने मुझे वो यूनानी काढ़ा आपने मुझसे कहा कि लो, जी, तो वो जी। किस लिए था और हाउ डज दैट हेल्प? ओके, देखिए इसके लिए हमें समझना होता है, जब अभी मैं इतने लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हूँ और ट्रीटमेंट करते करते अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो शरीर है उसके जो सारे तीनों जो फंक्शन है उसका आपस में तालमेल मिलना चाहिए। हम सिर्फ एक ही फंक्शन को लेकर, एक ही चीज को लेकर बैठते हैं तो हेल्प नहीं होता। क्योंकि मेरे पास अब इतने सारे टाइप के पेशेंट्स आने लग गए जो टीका के बाद आ रहे हैं या बिना टीका के आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में देख रही हूँ। तो मैंने कहा कि लेट मी पुट एवरीथिंग टुगेदर, ऑल द फंक्शंस को एक साथ डालती हूँ। और सब लोगों ने जिन्होंने स्टडी किया था, जिन्होंने नोबेल प्राइज विनर्स थे, उनका सब चीज उठाई, डॉक्टर बीआरसी की बात सुन के मैंने सबका रिसर्च करके देखा। मैं बोली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस दैट आई मस्ट अंडरस्टैंड। सो मैंने क्या निकाला है कि देर इज अ सर्केडियन रिदम इन द सेल्स। ये जब समझ में आने लगा, इसको हमारे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस में हमें नहीं सिखाया गया था, जबकि 2017 में। ये सर्केडियन रिदम के बारे में एक डिटेल में प्रॉपर कल मेरे गिनी अनेजा चैनल पर हम समझेंगे इसे, जो आपने उस दिन टेलीग्राम के वीसी में किया था वो मैंने जी, सुना था, और जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी डिटेल में है। हम उसको तब समझेंगे, बट यू कैन कंटिन्यू राइट नाउ। हाँ, तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं 2017 में सर्केडियन रिदम बोल के हमारे सेल फंक्शंस को रिदमेटिक तरीके से समझाया कि कैसा इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने उसको रख के देखा कि अरे मैं बोली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अब एक बार वो सेंस आता है तो हमें ट्रीटमेंट करने का तरीका भी समझ में आता है। तो क्या देखा मैंने कि 3 हमारी कोशिकाओं के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं केमिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन, इलेक्ट्रिकल फंक्शन। तो उसमें जो केमिकल फंक्शन होता है उसमें हमने देखा कि 4 उसमें घटक होते हैं, 4 केमिकल फंक्शंस होते हैं। इसको मैं आहोम कहती, AHOM, आहोम। तो ए से होता है एंटीऑक्सीडेशन,
दूसरा होता है H से हाइड्रेशन, O से ऑक्सीडेशन एंड M से माइंड पावर। ये चारों चीजें आपकी कोशिकाओं के ऊपर असर डालती है। ये चारों चीजें आपके शरीर में इनपुट के रूप में जाती है और इसे आउटपुट के रूप में बाहर आना होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि जब इन चारों में से यदि टॉक्सिक मटेरियल अंदर जाते हैं तो सबके सब यदि बाहर नहीं निकलते हैं या आपके शरीर में और किसी सोर्सेस से टॉक्सिन आया है तो आपकी कोशिकाओं में टॉक्सिन जम जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, इसीलिए आपको थकान महसूस होती है। और मैंने देखा कि एंटीऑक्सीडेशन भी जरूरी है, ऑक्सीडेशन भी जरूरी है। एंटीऑक्सीडेशन क्या है? वो आपका भोजन से आपकी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर बनता है। तो जो काढ़ा जो है वो आपकी कोशिकाओं में उसके स्ट्रक्चर को बनाता है। उसमें क्या जड़ी बूटियां होती हैं, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और जब एंटीऑक्सीडेंट सही होता है, ना केवल भोजन से मिलता है परंतु कभी कभी प्रोसेस्ड नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी उसे देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको रखा काढ़ा को कि आपका सेल बिल्डिंग सही हो, ताकि जो डिटॉक्स करने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सके, कंप्लीट हो जाए, हर तरह कंप्लीट हो से जाए। कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो डॉक्टर, यहाँ पे किसी का सवाल है कि इस दवाई से जो लोगों ने ली है, इससे डीवीटी भी क्या होता है? मुझे पता नहीं डीवीटी क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज डीवीटी? आप डीबीटी, प्लीज वी वी डीवीटी उसका डीबीटी, फुल फॉर्म बताएंगे? प्रवीण, हाँ, मुझे पता नहीं डीवीटी क्या होता है। फुल फुल फॉर्म फॉर्म बताइए, बताती मैं पूछती हूँ। हाँ जी डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू। डीप, अच्छा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी, हम्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस बिल्कुल होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपका जब ब्लड क्लॉट शरीर में जाता है, जैसे कि गिन्नी के शरीर में आया है, कहते हैं वो भले ही किसी और रीजन से आया है, बैक शेडिंग की वजह से आया है, पांच पांडवों की, क्यों हम 5G नहीं बोल सकते क्या? फालतू में वीडियो बंद कर देंगे, पहले ही आपका और मेरा पुराना वीडियो वहां से डिलीट कर दिया। फालतू में मेरे वीडियोस डिलीट करते रहते हैं। अगर अच्छा, डिलीट हो जाएगा वीडियो, नहीं बोल सकते हो, लेकिन वीडियो डिलीट हो जाएगा तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? प्रॉब्लम वो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो डिलीट पांच होने की पांच, मुझे चिंता नहीं है, लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो चिंता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो पांच पांडव बोलना है, बोलना है, ठीक है ना? तो जो पांच पांडव जैसी चीजें होती हैं उससे आपके शरीर में जो क्लॉट जम जाता है या फिर जो टीका लग गया उसकी वजह से क्लॉट आ गया, तो क्या होता है वो आपको या तो फिर कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो ऐसा वेन, ऐसी जो खून की नलियां जो अंदर डीप होती हैं, जिसको आप बाहर से नहीं देख सकते हो, उसके अंदर ये जाके खून के थक्के फंस जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना? अब वो थ्रोम्बोसिस हो गया मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो नीला नीला हो जाएगा, दर्द होगा, झुंझुनी आएगी, किसी को ऐसा कांटे गड़े जैसे होता है, कई प्रकार के सिम्टम्स वहां नजर आते हैं। कभी कभी लाल लाल दिखाई देता है, किसी का इतना डीप रहता है कि अंदर से जब सड़ने लगता है या फिर अंदर नेक्रोसिस होने लगता है तब पता चलता है। पर वो बेचारा परेशान होता है इंसान, कह रहे दर्द क्यों हो रहा है, पैर दुख क्यों रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से रहता है। दिमाग में भी हो सकता है किसी के। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कहीं तो पर होगा भी। तो क्या होगा अगले का? कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, आपका पूरा पैरालिसिस हो जाएगा एक साइड, ठीक है ना? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में एक फर्क है, हार्ट अटैक में आपका मैकेनिकल फेलियर होता है, कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है। जिसका ओह, आई इलेक्ट्रिकल डिडंट नो फेलियर दैट। होता है उसको मुश्किल से 4 मिनट का टाइम मिलता है, उसको आप रिवाइव भी करने में मुश्किल हो जाता है, फटाक से उसका किसको? इलेक्ट्रिक। जिसको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, अरेस्ट, वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो वो रिवाइव नहीं हो सकता? 4 ही मिनट मिलता है ना, 4 से 5 मिनट, उतने में कहाँ आप हॉस्पिटल पहुंचते तक तो वहां बोलेंगे डिक्लेयर डेड, ड्रॉप डेड। परंतु अरे जिसको कार्डियक हार्ट अटैक होता है वो थोड़ा सा क्लॉट की वजह से होता है, तो वो थोड़ा सा बच जाता है, वो क्लॉट मतलब ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है तो उस पर थोड़ा टाइम मिल जाता है, उसको आप मसाज वसाज करके उसका क्लॉट निकाल सकते हो और जैसे तैसे बच जाता है, ठीक है ना? मेरे पास है एक दो पेशेंट जो ऐसे जैसे तैसे बचे, उसमें से एक व्यक्ति तो अभी मशीन के सहारे पड़ा हुआ है। जब आपका कहते हैं मैकेनिकल फेलियर होता है तो आप हम केमिकल चीजों से ठीक नहीं कर सकते, आपका केमिकल फंक्शन को ठीक करके काम नहीं होता है, उसके लिए मैकेनिकल फंक्शन ही ठीक करना पड़ता है।
तो हमारे शरीर के कोशिकाओं में 3 फंक्शन होते हैं, तो उसमें से काढ़ा जो होता है वो मैं उसके एंटीऑक्सीडेशन को ठीक करने के लिए देती हूँ, और गुरु चेला अकेला जो होता है वो मैं देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो ये जो होता है गुरु चेला, ये अपने अंदर में ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये जाके इसीलिए आप जब इसे पीते हो तो आपको तुरंत थोड़ा एनर्जी महसूस होता है, क्योंकि ये सीधे ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है ना। और तो ये हुआ, आपने पूछा, हाँ आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या कहते हैं ये काढ़ा क्यों दिया आपने मुझे, ठीक है ना, तो उससे आपकी सेल बिल्डिंग सही होगी, वो भी टॉक्सिन को निकालने में हेल्प करता है, इसीलिए आजकल मेरे को बहुत अच्छे हकीम मिले हैं जो इसको वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं, तो मैंने अपने कई सीरियस पेशेंट्स लोग को, खासकर जिनका क्लॉट्स बहुत घूम रहा है और उनको सता रहा है, उनको क्या कहते हैं ठीक नहीं हो रहा, तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, ताकि किसी भी तरह से हमारे हम ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कोशिश करना बंद किए, तो एंटी-ऑक्सीडेशन भी करती हूँ, हाइड्रेशन भी करती हूँ, ऊपर से ऑक्सीडेशन भी करूंगी, और उसका माइंड पावर तैयार कर, मतलब ये मन का जो पावर है ना, मास्टर है ये मास्टर माइंड को आप तैयार करोगे तो आपके अंदर शक्ति आती है, आपका डर दूर हो जाता है, क्योंकि जितना डरोगे कोई फायदा नहीं, डर उतना बढ़ेगा, और बढ़ने जो भी चीजें बढ़ती, डर जैसी चीजें बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, जिस चीज का फायदा नहीं होता उसको करने से क्या मतलब, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके उस प्रश्न का। आपने मुझे डीआईपी डाइट पे भी डाला है, राइट? जी जी जी, सो आई हैव बीन, जब से एक्चुअली आपसे पूछने से पहले मेरा कुछ रूटीन सिमिलर ही था डीआईपी डाइट जैसा, लेकिन मैंने आपकी आवाज अटक गई। डीआईपी डाइट की नहीं गिनी, आपकी आवाज ना बिल्कुल बंद, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, अब आए वापस, पता नहीं मेरे नेटवर्क में कुछ शायद प्रॉब्लम है, कम ज्यादा हो रहा है, तो जैसे आपने मुझे काढ़े का समझाया, थोड़ा सा वैसे डीआईपी डाइट का भी बता दीजिए कि वो किस तरह से हेल्प करता है। तो मैं तो 3 चीजें कर रही हूँ इस वक्त, मतलब उस तरह से, एक आपका गुरु चेला अकेला, एक काढ़ा और एक डीआईपी, तो बड़ा मुश्किल है इतना खाना, मेरे को इतना खाने की आदत नहीं है। लेकिन आपका शरीर कुछ दिन के लिए पूरा क्लीन अप हो जाएगा, उसके बाद आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। तो जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेशन में हमें फूड लगता है, जब मैं फूड को बोलती हूँ तो वो इस तरह से हाथ रखती हूँ, वाह वाह फूड इज टेस्टी, यदि फूड टेस्टी नहीं होता तो हमको खाने की इच्छा नहीं होती, ये मालिक को मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसा रखती हूँ इसीलिए क्योंकि इसका अर्थ है आपके फूड में चाहिए हमें प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो 3 हैं ये आपकी कोशिकाओं के सेल को बिल्ड कर, या आपकी कोशिकाओं को बिल्ड करते हैं, उसके वॉल्स को बिल्ड करते हैं, सेल बिल्डर्स हैं। और ये जो 2 हैं ये आपके चूल्हे में आग लगाने का फ्यूल है, ये है कार्बोहाइड्रेट और ये है फैट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट कार्बन चेन होते हैं, फैट लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट सप्लाई के लिए होता है, और जो फैट होता है वो स्टोरेज में जाता है, वो आपका विटामिन ए डी ई को कैरी करता है, और ये आपको ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये पांचों मिलके एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, और जो डिप डाइट होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का भाग है। डिप डाइट में 80% सन कुक्ड, मतलब सूरज के द्वारा पकाया हुआ भोजन 80%। जब मैं किसी से बोल रही थी सूरज का पकाया, तो बोले हमको सोलार कुकर खरीदना पड़ेगा, मैं बोली नहीं। मैंने कहा नहीं वो तो सोलर कुकर ऊपर वाले ने बना दिया है, सूरज के पास है सब चीज। बोले कि सूरज का किचन को पकड़ो, सूरज का किचन क्या है, वो है आपके पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों में, हाँ, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीज होते हैं, और स्प्राउट्स, ये 4 चीजों को आपको खाना है। ये चारों चीजें आपको ऐसे एंजाइम्स देंगी जो आपके कहते हैं ब्लड वेसल्स को बोलो या आपके सेल्स को बोलो, उसको बिल्ड करने में सही एंजाइम प्रोवाइड करते हैं।
अब स्प्राउट्स प्रॉब्लम को ये होता है, स्टीम कर सकते हैं ना? जब आपका सीरियस प्रॉब्लम होता है तब मैं कहती हूँ स्प्राउट को ऐसे ही खाओ, उसके सारे एंजाइम को। और नहीं तो मैं एक हल्का सा स्टीमिंग के लिए कहती हूँ, उनके लिए जिनके लिए कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है। इसको सन कुक्ड बोलने से सन कुक्ड होता है, स्टीम करना हाँ, मतलब आपका फायर कुकिंग हो गई, ठीक है ना। हाँ, नहीं, मैं और अब तक मैं हल्का सा स्टीम कर रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, बट कल से मैं नहीं करूंगी। ठीक है। हाँ, आप है ना उसको टेस्टी करने के लिए आप अपने स्प्राउट को ऐसा ठेचा जैसे मारो थोड़ा सा, नहीं, नहीं, और ऐसे ही उसके ठीक है। अंदर ऐसे ही ठीक लगता है। उसके अंदर कोकोनट का थोड़ा सा आप दूध डाल दो, इट इज अमेजिंगली यम्मी एंड टेस्टी। मैं इस डिप सो डाइट जो भी बेसिकली व्हाट आई डू इज, क्योंकि आपने 16 आवर्स फास्टिंग करने को बोला है, जी तो बिल्कुल 7 बजे तक मैं खा लेती हूँ जो भी खाना है। जी 7 बजे से सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं खाती। तब जैसे हकीम साहब ने बोला था कि नींबू का पानी का 3 ग्लास, मतलब 3 ग्लास पानी में एक नींबू, तो वो बैठ के पीती हूँ। उसके बाद काढ़ा पीती हूँ, मतलब कप भर के, वो चाय की जैसे ही होता है, काढ़ा पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं जूस पीती हूँ, मौसम्बी का 1 ग्लास, पाइनएप्पल का 1 ग्लास, पपीता खाती हूँ, वाटरमेलन क्रश करके पी लेती क्या हूँ, बात है, और केला खाती हूँ। क्या ये मेरा बात है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। 11 से 12 के बीच में खाने का काम, 11 से पहले लिक्विड्स, व्हाट आई कैन अवॉइड ईटिंग एंड इंस्टेंट जूस। फिर 1:30-2 बजे एक कटोरी स्प्राउट, एक हाँ क्यूकम्बर, एक गाजर, थोड़ी सी कैरी, थोड़ा सा कैप्सिकम, और अभी आजकल लेटस ऐड किया है, तो वो सारा कुछ बारीक काट के ऐसे प्लेट में सब डालती हूँ। उसमें सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन हाँ। सीड्स डाला, और फिर बैठ के चम्मच से 1 घंटे तक खाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ, हाय मेरा कब खत्म होगा। नहीं देखो, इसको है ना, इसको कहते हैं हम हेवनली डाइट है, स्वर्गीय फूड है, ठीक है ना। स्वर्गीय और हो वो जाऊंगी मैं खाते नहीं नहीं, खाते। स्वर्गीय फूड को हमारे लिए डिजाइन करके भेजा था, बाद में हम लोग ने ज्यादा कुकिंग करके नरकीय फूड खाने लग गए तो राइट, प्रॉब्लम होने लगे। राइट। तो मैं कहती हूँ डीआईपी जो डाइट है वो स्वर्गीय फूड है, उसको खाने का तरीका बहुत मजेदार है। आपने तो सब अंदाज से मारा, लेकिन यहाँ पर बीआरसी ने उसको एकदम परफेक्टली, या इवन दो यूनानी जो मेडिसिन है उसमें भी उन्होंने एक्चुअली, डॉक्टर बीआरसी ने शायद हो सकता है कि यूनानी पद्धति से लिया, क्योंकि जब मैं यूनानी पद्धति वाले हकीम के साथ बैठी तो मुझे पता चला रहे एग्जैक्टली सेम डिप डाइट उन लोग यूज करते हैं, उसमें अच्छा। वजन के हिसाब से खाना पड़ता है। तो हाँ, हाँ, जैसे नहीं, आपका, मैंने वजन किया। हाँ मैंने सब वजन किया। मैंने ग्लास को खाली वजन किया, उसके बाद उसके अंदर जूस डाल के उसको वजन किया। प्रॉपर मैं समझ गई कि हाँ, मेरे को मिनिमम इतना वजन खाना है, 600 करेक्ट, ग्राम कम से कम खाना है। ज्यादा खा हाँ लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चलेगा, ये तो हाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, पर करेक्ट, कम से कम इतना खाना है। सो उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल, मैंने किया है। हाँ। तो आपका वजन यदि 60 किलो है तो 10 से गुना करो तो 600 बनता है, तो 600 ग्राम मिनिमम उतना खाना है फ्रूट्स। और यदि 600 को 5 से 60 को 5 से गुना करो तो 300 होता है। 300 ग्राम मिनिमम आपको वेजिटेबल कोई भी 4 वैरायटी का खाना है, ठीक है ना। और उसमें आपका जो नट्स है वो भी बहुत मजेदार होता है, रात में आप भिगो के रख दोगे तो सुबह के लिए इतना अच्छा होता है। आप या हाँ, स्नैक्स जैसे खाइए, या उसको ऐसा ठेचा मैं मारिए। उसको और सुबह भिगोती हूँ और डिनर के लिए खाती हूँ। हाँ चलेगा, लेकिन मेरा मैं डिनर जनरली इज बोलती हूँ, 1 कटोरी ऑफ नट्स एंड 1 कप ऑफ सूप। ओके 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 ठीक है। दैट्स माय डिनर। अदरवाइज, हाँ मैं अदरवाइज सबको बोलती हूँ दिन भर आप उसको स्नैक के रूप में खा सकते हैं, या आप उसको ठेचा मार के अपने सैलेड के अंदर डाल के खाओ, क्योंकि आपका सैलेड शुड बी एब्सोल्युटली यम्मी। यू हाँ, कैन पुट लॉट ऑफ कोकोनट इन आई इट, नो। कोकोनट लाइक कोकोनट हाँ, मिल्क आई इन आई इट, यू पुट कैन, कोकोनट। वो थोड़े इट्स से सिंगदाने अमेजिंग। भी भीगे हुए डाल देती हूँ कभी कभी, हाँ, थोड़ा कुछ, या इट्स बट आई सो प्रेफर द अमेजिंग। सीड्स इन इट। मुझे सीड्स ओके, ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड किसी हकीम किसी साहब को, ने बोला था कि सैलेड में प्याज नहीं खाना, और सैलेड हाँ में नमक नहीं डालना। सो बिना हाँ प्याज तो आई एनीवेज डोंट एंजॉय, बट बिना नमक के आई हैव। सो थोड़ा मुश्किल लगता है, आदत नहीं है ना इतने हाँ, कभी तो खाया नहीं है वैसे। अच्छा सो अच्छा, और हम लोग अब रियलाइज होता है कि हम लोग कितना गलत डाइट खाते आए हैं सारी उम्र। बिल्कुल इतने दिन में तो मैं आपको अभी आप फ्रेश बता रहे देख थे रही हूँ। कि, आपका उस दिन जो सॉरी, हालत व्हाट था, डिड यू से? आपका उस दिन जो हालत था, मैंने आपका फोटो देखा,
और अभी जो देख रही हूँ उसमें कितना फर्क दिख रहा है, देखो, है ना। उस दिन पूरा आपके इधर सब फोड़े फुंसी आ गए थे, पूरा चेहरा अलग लग रहा था, मेरे को नहीं लग रहा था गिन्नी का चेहरा मैं देख रही हूँ। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये चीजें जो अपन अंदर देते हैं उससे फर्क जरूर पड़ता है। एक थोड़ी सी आदत बदलने के लिए हमारे जो मन का मालिक है उसको तैयार करना पड़ता है, बस उसको गुलामी का रिश्ता तो ये छोड़कर एक दोस्ती का रिश्ते में आना पड़ता है। तो ये काढ़ा और डिप डाइट बेसिकली हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमें डिटॉक्स नहीं करता है सेल्स को। नहीं, ये दोनों आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये आपके सेल बिल्डिंग में मदद करते हैं, सेल एंटीऑक्सीडेंट से। बिल्डिंग में मदद करते हैं। ओके। ये आपकी, जैसे कि आप अपना, आपका ओके। घर है, तो और ये आपके घर में, ऑक्सीजन देता है। हाँ, बिल्कुल, ऑक्सीडेशन, अपना जो गुरु चेला है वो ऑक्सीजन देता, ऑक्सीजन और पानी, पानी के अंदर ऑक्सीजन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पानी और ऑक्सीजन देने का काम किसका है? गुरु चेला और अकेला का, क्योंकि हम उसको 2 बॉटल पानी में पीते हैं, हाँ। ठीक है ना। हम रोज ऐसा ऐसा वाला 2 बॉटल हम बना लेते हैं, एक गुरु चेला के लिए और एक अकेला के लिए, इतना पानी। इसके अलावा और भी जूस आप जितना पियोगे उतना अच्छा है। हाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हाइड्रेशन से आपका पेशाब, आपका पसीना, ये दोनों जब निकल जाता है तो उससे टॉक्सिन निकलता है आपके शरीर से, क्योंकि ऑक्सीजन जाके टॉक्सिन्स को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसको ऊपर वॉश आउट करके निकलना होता है। हर चीज श्वास से बाहर नहीं जाती, श्वास से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, लेकिन बाकी चीजें तो पानी से जाएगी, इंटेस्टाइन से निकल के जाएगा, फीसेस के रूप में जाएगा, तो ये आउटपुट जरूरी है, ठीक है ना। तो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो होता है केमिकल एक्शन में, वो होता है आपका फूड, ऑयल्स होते हैं, जैसे मैं ये कहते हैं सृष्टि वरदान ऑयल देती हूँ, वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट पे आएंगे। और आपका डिप डाइट जो कि 80% सन कुक्ड, 20% फायर कुक्ड जो फूड होता है, वो फायर कुक्ड फूड में भी मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट है, खासकर जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि आप 5 पॉजिटिव मिलेट्स ले, जो डॉक्टर खादर वली आपको एडवाइस करते हैं। उनके वेबसाइट में आप जाके देखोगे, आपको कई लखनऊ एरिया वेबसाइट्स में कनेक्शन मिलेंगे जहां से आप खरीद सकते हो। तो मिलेट एक ऐसा कुक्ड फूड है जो आपके कोशिकाओं की आज्ञाओं को मानता है, जब वो आज्ञा देता है तभी मिलेट अब्सॉर्ब होकर अपने शरीर में जाता है। इसलिए कई प्रकार की बीमारियों को निकालने के लिए पॉजिटिव मिलेट्स को डालना बहुत अच्छा होता है। ये तो मतलब इतना जो स्ट्रिक्ट रेजिम जो हम बता रहे हैं उनके लिए है जिनकी ऑलरेडी तबीयत खराब होने लग गई है, या फिर उनके लिए है जो बहुत कॉन्शियस है अपने स्वास्थ्य के, मुझे तबीयत खराब होने के बाद नहीं भाई पहले से ही ठीक रखना है। तो दोनों व्यक्तियों के लिए ये वाले जो डाइट बहुत अच्छे होते हैं एंटीऑक्सीडेशन में। उसके बाद जो दूसरा केमिकल एक्शन होता है वो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपका जितना पानी जाएगा उतना अच्छा है। आप यदि तबीयत खराब है आपकी, आपका शरीर खुद आपको बोलेगा मुझे भूख नहीं लग रही, तो आप खाना मत खाओ, फास्टिंग करोगे, फास्टिंग से ही आपका डिटॉक्स होने लग जाता है। तो हाइड्रेशन में क्या है, आप जी भर के पानी दो और जूस पियो। जूस में भी बहुत सारे आपको वो पानी मिलेंगे, उसके अलावा एंजाइम्स मिलेंगे, और आप देखो विद इन 2 डेज 3 डेज आप पूरे रिजुविनेट हो जाते हो। That's what I कोई do. प्रॉब्लम नहीं होता है ना, कितना फर्क पड़ता है अपने शरीर में। तो मैं हाइड्रेशन बीमार हूँ कुछ हूँ तो आई एम होल डे ओनली ऑन नारियल पानी एंड जूस। यस, देखो नारियल पानी इज अनदर अमेजिंग थिंग, है ना। और आप आजकल तो नारियल सब जगह अवेलेबल है, तो आप नारियल पानी लेके पियो। आपका दुनिया भर का जो एक्सपेंस होता है वो इसमें डाल लो। कभी कभी ऐसा लगता है बाप रे नारियल इतना एक्सपेंसिव है, ये है वो है, लेकिन कितना खर्चा होता है आप एक हॉस्पिटल में जाके आते हो तो, जहां से आप अपने लिए टॉक्सिन भर के लेके आते हो, है ना। आपके लिए डिटॉक्स नहीं होता है, टॉक्सिन होता है जब आप हॉस्पिटल्स में जाके अपने लिए दुनिया भर की दवाइयां लेके आते हो, तो नेचुरल वे में होता है। तीसरा, हाँ, तीसरा जो है, जिन लोगों ने नहीं लिया उनके कोई और सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं क्या? अभी तो इतना ही मेरे सामने आया है जितना आपका है या एक और व्यक्ति का आया है। उसके अलावा जो आए हैं उन लोग ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ बीमारियां थी उनके पास, इसलिए मैं उसको असेस नहीं कर पा रही। मैंने आपको एक और भेजी थी, आपको याद नहीं आ रहा है, दिल्ली की थी लड़की। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। कल परसों उसने दवाई बंद कर दी क्योंकि उसको उल्टियां हो रही हैं और आपने मना किया था
कि अगर नहीं स्टमक रिटेन नहीं कर रहा है तो मेडिसिन बंद कर दो। हाँ, उसका ओवरडोज में आया होगा, तो मैंने उसको कहा होगा कि विटामिन सी लेके ओवरडोज बंद कर, ओवरडोज को मैनेज करो और उसके बाद फिर कम डोज में आ जाओ। अच्छा, हाँ, तो तो मेरे को बिल्कुल उसने उसका भी नाम नहीं क्या? लिए और उसको भी अच्छा, अच्छा, प्रॉब्लम्स आ रही थी। आपको याद नहीं? कोई अच्छा, नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे उस ठीक है, बारे में। ठीक है, मैं भी पूरा तो रिकॉर्ड खोल के टाइफाइड देखती हूँ। का ब्लड टेस्ट में टाइफाइड बता रहे थे, हाँ, 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 याद अभी याद आया? आया। हाँ, 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 हाँ। जबकि उसको कोई सिम्टम्स नहीं है टाइफाइड के। टेस्ट में टाइफाइड ना, ओके, 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 अभी ध्यान आया मेरे को। अच्छा, आपकी तरफ से आया था। ओके, ओके, ठीक है ना, तो अभी 3 हुए उसको मिला के मतलब, ठीक है। हाँ, तो हाँ, मतलब सिम्पटम्स तो देखो, टॉक्सिन है शरीर में, कौन से जगह में जाके बैठता है उसी जगह का सिम्पटम्स आपको दिखाई देगा। यदि कहीं नहीं उंगली मतलब में, जैसे क्लॉट्स हो गए, हाँ, बोन्स में पेन हो गया, थकावट हो गई, ये 3 सिम्टम हुए, हाँ, उसके अलावा है फिर ना? ये एक होता है कि ये सिम्पटम्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कैटेगराइज करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी हाँ। एक पेशेंट आया है जिसका पूरा मुंह का जो छिलका है, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक का छिलका निकल गया आओ। उसको, और उनको बड़े हॉस्पिटल में बोल दिया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या पेम्फेगस वल्गैरिस करके कोई रोग का नाम बताया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो बेचारा परेशान है पिछले 18 महीने से, स्टेरॉइड के अलावा कुछ चीज उनको दे नहीं रहे थे। तो अब पिछले लाइक हमने सेम चीज किया, गुरु चेला अकेला, और काढ़ा भी दिया उसको। शुरू में बहुत रोया, मैंने उसको इतनी हिम्मत दिलाई हूँ कि मैं बोली बेटा देखो ऐसा है कि अभी कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको ये करना ही होगा। हाँ, इतने समय तक आपने टॉलरेट कर लिया, अब इसको हिम्मत के साथ पियो। आज तीसरे दिन वो बोल रहा है, मतलब पिछले 3 दिन से बोल रहा है कि अब मेरे को फर्क पड़ने लगा, अब मुझे शुक्र, फर्क पड़ने शुक्र है। लगा। बिल्कुल, मैं इतनी दुआ मैं तो करती हूँ, मेरे पेशेंट्स के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि वो जो माइंड पावर होता है ना, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो ऐसे अजीब मतलब अलग अलग टाइप के केसेस अब मेरे पास उन्हीं लोग आ रहे हैं जो सबसे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग इसके पहले भटकते रहते हैं सब जगह, यहाँ पर ठीक वहां हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे हो गए हैं कि उन लोग टीके के साथ में किसी चीज को कनेक्ट ही नहीं करते हैं, तो उनको ठीक ही नहीं होता है वो। और जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बोलते कि नहीं इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता है। तो इलाज नहीं होता है तो बेचारे तब जाके फिर आयुर्वेद में जाएंगे या होम्योपैथी में जाएंगे, जिनको जो सूट होता है उसके हिसाब से तो जाते हैं, और जिनको ये सब सूट नहीं होता तो वो फाइनली मेरे पास आते। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा सर्केडियन रिदम को समझ के उसको ठीक करना शुरू करती हूँ, एक एक चीज को पकड़ना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो कल हम सर्केडियन रिदम को समझेंगे सर, और सर्केडियन थेरेपी को परसों समझेंगे। हम लोगों हाँ, ने हाँ। बात की थी कि हम लोग छोटे छोटे, आज भी करना तो आधे घंटे का था पर मैंने ही आधा घंटा ले लिया बोल बोल के, तो लंबा हो गया, लेकिन वो जरूरी था। और वो इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि ये बिल्कुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं उसे बता सकती हूँ कि हाँ ये हुआ है। तो एक लास्ट मेरा डाउट आप दूर कर दो, उसके बाद वी कैन एंड दिस सेशन, एंड कल फिर 9 बजे मिलेंगे गिनी जी। अनेजा चैनल पे, वहां पे सर्केडियन रिदम समझेंगे। अनलेस अगर आप टीके शीके के बारे में बात करने वाले हो तो फिर मैं यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ, उस बारे उसमें में तो बात कल, मत करना वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है। सबको पता है, जब हम दोनों साथ में आते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। सही तो बात है, सही बात है। एक डाउट है मेरा, हाँ, बोलिए। जिससे मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि मेरे जो सिम्टम्स हैं, आर दे इन एनी वे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कैंसर? नॉट येट, अभी तक मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहला डी डाइमर के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, तो आपका वो इश्यू सबसे पहला रहेगा। उसके बाद में जब हम लोग आपका 20-21 दिन के बाद ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, और उसमें देखते हैं कि आरबीसी ने कैसा बिहेव किया, आपका बोन मैरो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग करेंगे। यदि आप ऐसा शंका हुई भी तो दवाई तो यही लेना है, हाँ, ठीक है ना, आपको हाँ, सही दवा ऑलरेडी मिल रही है। जो मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं कहीं ठीक भी तो जाऊं, है। पार्टी हो, कोई जिए कोई मरे, मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ने वाली। आई एम बिल्कुल, नॉट बिल्कुल। गोइंग टू लीव माई डाइट, माई अरे डाइट वाह! इज ऑन, माई बिल्कुल। काढ़ा इज ऑन, यस, माई यस, सीडीएस इज ऑन।
and I am doing it एब्सोल्युटली, regularly. बिल्कुल, आप कहीं भी जाओ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सब पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप कहीं भी जाओ, सबसे पूरे प्यार से बात करो, लेकिन आपका खाना आपका है, आपका पीना आपका है। जो आपके शरीर के अंदर जाता है, वो आपका डिसीज़न है, वो किसी और को खुश करने के लिए नहीं। यदि उनको चाहिए तो आपके लिए वो प्रोवाइड करके लेके आएँगे कि ये हाँ, खाओ करके, सही बात ठीक है ना? लेकिन आप अपने अपने जो आपके सेवक हैं, जो जिसको आप अपने मित्र बना लिया है, उस मित्र की सेवा में बिल्कुल कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपके फेथफुल सर्वेंट्स हैं, वो आपको खुश रखेंगे हमेशा। ठीक है ना? जो मैंने 55 साल की जिंदगी में कभी नहीं किया, वो मैंने अब सीखा है, अपने शरीर से प्यार करना। यस, यस, यस। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि आई एम सरप्राइज्ड कि मेरे घर में कैंगन है और मैं 6-7 साल से कैंगन यूज कर रही हूँ। अल्कलाइन वाटर है, उसकी मशीन की प्रॉपर सर्विस होती रहती है, वाटर इज पीएच लेवल एवरीथिंग ग्रेट। उसके बावजूद मुझे मैं बीमार इस तरह से क्यों हुई, कुछ अंदाजा है? बिकॉज जब पीएच लेवल 8.5 का या 9.5 का पानी मैं पी रही हूँ, तो दैट शुड बी सप्लाइंग इनफ ऑक्सीजन टू माय बॉडी, राइट? नहीं, पीएच जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है। पीएच आपके शरीर की एल्कलिटी को ऐसा मेंटेन करता है जिसमें आपके सेल के फंक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं, ओवरऑल फंक्शन को। जो ऑक्सीडेशन करने वाला चीज है ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो आपने जो पानी पिया वो आपको अल्कलाइन रख के आपके शरीर में रिकवर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। और जब आपके शरीर में ऐसा कोई टॉक्सिन पहुंच जाता है जिसको हटाने के लिए आपकी सिर्फ एल्कलिटी काम नहीं आती है, तब आपका सीडीएस जो हम लोग अपने गुरु चेला से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है और उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है। क्लोराइड के प्रेजेंस में वो क्या करता है, जिस किसी का भी पीएच 7 से कम हो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये उसका सिलेक्टिव किलिंग कैपेसिटी है जो उसको बाकी सारे ऑक्सीडाइजर से अलग करता है। ये इसमें मुझे मजा आता है। अदरवाइज ऑक्सीडाइज करने वाला ओजोन भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, ये लोग सब ऑक्सीडाइज करते हैं। अल्कलाइन वाटर आपको पूरा मतलब हेल्प करेगा आपके बॉडी को अल्कलाइन रखने आप के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो यूज नहीं करते? सॉरी, आई वाज नहीं, रॉन्ग। नहीं, सॉरी, नहीं, मैंने हाइड्रोजन वो पेरोक्साइड भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइजर है, परंतु हाँ, उसमें ये जो पावर नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने का कि भाई मुझे इसी को मारना है। जबकि जब क्लोरीन डाइऑक्साइड है उसमें एक हाँ। क्लोराइड के उपस्थिति में ऑक्सीजन का बिहेवियर बदल जाता है। मैंने उसे गलती से क्लो क्लोरीन डाइऑक्साइड समझा, HCl, व्हाट वाज दैट? सो मैंने वो क्वेश्चन जो है सुमित आपका, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। आई डिड नॉट मीन पेरोक्साइड, सो आई वाज रॉन्ग। शी डज नॉट यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या थैंक्स फॉर मेंशनिंग दैट, नहीं तो गलतफहमी हो जाती यहाँ पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, अपन जो गुरु चेला है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ठीक हाँ, है ना? तो इसका इसका एक एबिलिटी होता है, तो इस कारण से कैनगन वाटर अच्छा है, पियो आप, अच्छी बात है। पर उसके बावजूद भी यदि आपका टॉक्सिन शरीर में रह गया तो उसके लिए ऑक्सीडेशन जरूरी है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो योगा के एक्सपर्ट टीचर्स हैं, बट उन्होंने ये ले लिया और उनका प्राणायाम काम नहीं आया, उनका बेस्ट ऑफ द मैकेनिकल एक्शन काम नहीं आया, उनको ये लेना पड़ा, तब जाके उनका टॉक्सिन जो है ऑक्सीडाइज हुआ। तो right. मैंने सब करके देखा है उसके बाद ही। पर मैं तो एनीथिंग विच वर्क्स योर बॉडी, anything which works in your body, in your cells can rejuvenate. I always welcome that because our aim is health, Right. कि आपका एवरी सिंगल सेल मस्ट रीजुविनेट और रिस्टोर इट्स सेल्फ हीलिंग सिस्टम। वो आपने कर दिया तो आपने जो पिया अच्छा है, चाहे वो कैनगन वाटर हो, चाहे वो अपना भोजन हो, कुछ भी हो, सब काम की चीज है। और इनके बीच में रिदम बनाना जरूरी है। ये रिदम जो होता है ना, ताल वो कल बहुत जरूरी बनाते हैं, है। कल बनाते हैं रिदम। बनाएंगे ताल
Okay. But Thank it you is so so much. nice to और so nice to see you with a beautiful smile. Keep it up and all keep thanks to helping you. people. All thanks to you. Thank you so Praise much. God. एंड ईश्वर का मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब बातें तो ठीक, मेरी बातें ठीक, ये बातें हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि आपके आसपास किसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कौन बीमार पड़ रहा है, कौन जानता नहीं कि वो बीमार है। एक बार अगर आपने लिया है या नहीं लिया है, आप 6 महीने में एक बार अगर ये टेस्ट्स करवा लें तो कम से कम कोई बीमारी होने से पहले शायद आप खुद को बचा सकें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और ये शो करके अपने बीमारी के बारे में बात करके मुझे अटेंशन लेने का कोई शौक नहीं है। आई जस्ट वांट टू मेक यू पीपल अवेयर, और जहां तक हो सके इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, हो सके तो डाउनलोड करके शेयर करें, हो सके तो इसके क्लिप्स करके शेयर करें, ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके, चाहे उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर सो दैट उनकी जिंदगी लंबी हो और स्वस्थ हो। थैंक यू सो Yes. मच। आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। God bless you. थैंक यू डॉक्टर।